एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर जाने वाले सारे वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब पेशेंट का लेवल 7 है तो उसे 1 या 2 महीने हम प्रोटीन फ्री डाइट पे रखेंगे जब तक उसका लेवल 3 तक ना आ जाए। अगर ये सवाल आपके माइंड में आता रहता है तो आप हमेशा किडनी के बारे में सोचते हो। जब आप किडनी के बारे में सोचते हो तो किडनी आपको रिस्पॉन्ड करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दालों के बारे में कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को कौन सी टाइप की दालें देनी चाहिए, कितनी अमाउंट में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर जाने वाले सारे वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो आपका पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है डाइट से। और इस डाइट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो वेजिटेरियन के लिए होती हैं दालें। अब एक सवाल उठता है कि अगर हम एक किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बनेगा या नहीं बनेगा, और इसका जवाब है हाँ, बनेगा। अगर हम एक किडनी फेलियर पेशेंट को हाई अमाउंट में प्रोटीन देते हैं तो क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। क्रिएटिनिन ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा आपके केएफटी रिपोर्ट पे भी विजिबल होना शुरू हो जाएगा। किडनी पे एक्स्ट्रा लोड आएगा उसे फिल्टर करने का, जिसकी वजह से कंडीशन धीरे धीरे और वर्स होती चली जाती है। मगर प्रोटीन हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट भी है। हमारी हर चीज़ प्रोटीन की बनी हुई है, चाहे हमारी हड्डियाँ हों, चाहे हमारी आईज हो, चाहे हमारी मसल्स हों, चाहे हमारे हेयर हो, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। तो जो भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है डाइट को लेके कि असेसमेंट करना कि बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन की या नहीं ज़रूरत। अगर पेशेंट का वेट ठीक है, हाइट ठीक है, बिल्ड ठीक है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए पेशेंट का प्रोटीन पूरी तरह से बंद करवाया जा सकता है। यानी नॉनवेज नहीं देना, दूध नहीं देना, दूध की बनी हुई आइटम नहीं देनी और दालें भी नहीं देनी। मगर प्रोटीन हम हर पेशेंट का बंद नहीं करवा पाते। कभी कभार हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ होनी है। अगर उस टाइम में अगर पेशेंट को हम प्रोटीन नहीं देते तो पेशेंट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, मसल्स नहीं बन पाता, ब्रेन नहीं बन पाता, ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं आ पाती। तो हमें वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है हर छोटी छोटी चीज़ों का। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पतला होता है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहा, कमज़ोर होता जा रहा है, और जब हमारे पास आया तो उसकी मसल मास नहीं है, बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी हमें प्रोटीन देना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट जो साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेवल डाउन हो चुके होते हैं, तो भी उनको हमें प्रोटीन डाइट पर डालना पड़ता है। मगर प्रोटीन कौन सा, कितनी अमाउंट में, कैसे खाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब भी हम किसी पेशेंट को प्रोटीन एडवाइस करते हैं तो हमारे पास नॉन वेज का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो आपका एग हो, चिकन हो, मटन हो। पेशेंट फिश की डिमांड बहुत करते हैं कि हम थोड़ी सी फिश खा लें, फिश भी हमें मना करनी पड़ती है। एग वाइट के लिए अक्सर पूछते रहते हैं कि हम एग वाइट खा लें, तो एग वाइट भी नहीं अलाउड होता। हमें समझना पड़ेगा बॉडी को और बॉडी के रिक्वायरमेंट को। हमने बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन तब बनता है जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है या मसल्स उसको बनाना शुरू करती है। तो हमें बॉडी में ऐसा प्रोटीन देना पड़ता है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, पहले पॉइंट पे, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए सेकंड पॉइंट पे, और किसी टाइप का वेस्ट मटेरियल ना बनाए। ये तीन प्रॉपर्टी उस प्रोटीन के अंदर होनी चाहिए जो पेशेंट ले रहा है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो हमें डाइट के अंदर देखने को मिलता है तो वो होती हैं दालें। दालें भी कौन सी कि आपकी मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोठ की दाल। ये दालें ऐसी दालें होती हैं जो बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाती हैं, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनको हम प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि इन्हीं तीनों दालों पे रखा जाए। इनको रोटेशन में खा सकते हैं। मूंग की दाल आप विद छिलका, विदाउट छिलका ले सकते हैं। इसी तरह से मसूर और मोठ की दाल आपने लेनी होती है। पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ईजिली डाइजेस्टेबल। तो उस दाल को कभी भी आप स्प्राउट्स फॉर्म में नहीं खाओगे, उसको आप हमेशा कुक करके खाओगे, और कुकिंग भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आपकी दाल पूरी गल जाए। अब दाल गलने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन था वो हीट की कांटेक्ट के आने के कारण, सॉल्ट की कांटेक्ट में आने के कारण जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वो ईजिली डाइजेस्टेबल बन गई। अब जब वो दाल ईजिली डाइजेस्टेबल है तो वो ईजिली एब्जॉर्बेबल बन गई कि आपने खाया, आपकी इंटेस्टाइन्स में गई और इंटेस्टाइन्स ने फटाफट सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें, अगर दाल सही तरीके से कुक्ड है, वो पूरी तरह से गल गई है, तो हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। और जब हम इस तरह की हम
चीज़ें प्रोटीन हम पेशेंट को देते हैं कि आपने मूंग की दाल खानी है, मसूर की दाल खानी है, मोट की दाल खानी है, तो पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल के अंदर रेस जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता अगर उसका सही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी असेसमेंट करना कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कभी कभार कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए दालों को बंद किया जा सकता है जब आपके लेवल बहुत ज़्यादा हो। मान लो आपका क्रिएटिनिन लेवल 7 है, अब हमें 7 पे पता है कि पेशेंट को डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है कि आपने डायलिसिस करवाना है। हमें चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन डाइट है वो तब शुरू हो जब हमारे लेवल 4 या 3 के आसपास आ जाएं, क्योंकि वो एक सही कंडीशन है उस पेशेंट के लिए, वहाँ से पेशेंट के लिए रिकवरी करना आसान है। तो हम क्या करेंगे कि जब पेशेंट का लेवल 7 है तो उसे 1 या 2 महीने हम प्रोटीन फ्री डाइट पे रखेंगे जब तक उसका लेवल 3 तक ना आ जाए। 3-4 तक अगर आ जाता है और पेशेंट को हमें लगता है कि आप कंडीशन बहुत स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं, तब जाकर पेशेंट को प्रोटीन एडवाइस किया जाता है। दालों के फॉर्म में होता है, दूध की फॉर्म में होता है, मगर दूध की जो बाकी आइटम्स होती हैं, चाहे वो पनीर है, चाहे वो दही है, चाहे वो लस्सी है, उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन एक सही अमाउंट में जा रहा होता है जो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, किसी टाइप की वीकनेस नहीं आती, किसी टाइप का क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रोटीन लें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को ना बढ़ाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए एब्जॉर्ब हो जाए, आपको हाई अमाउंट में एनर्जी दे दे। ये जो प्रोटीन होता है ये हमने क्यों सिलेक्ट किया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी पेशेंट बीमार पड़ता है, मालूम मैं बीमार पड़ता हूँ, मुझे बुखार आता है, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप मूंग की दाल का पानी पी लो, मूंग की दाल खा लो, मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो। क्या रीज़न था इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ही है कि ये दाल इतनी डाइजेस्टेबल होती है, इतनी ईजिली एब्जॉर्बेबल होती है कि जब आपको बुखार है, जब आपको 102 का बुखार है, 103 का बुखार है, तो भी ये सिस्टम के अंदर आराम से जाकर आपकी बॉडी को एनर्जी दे देती है। ये जो खूबी है, ये खूबी हमने हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर यूज़ करनी होती है, जिससे उसकी बॉडी की एनर्जी कम से कम लगे, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, वेस्ट मटेरियल ना बनाए। तो अब जो आपको कंसेप्ट मैंने बताया, जो रीज़न इसके पीछे बताया, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों डॉक्टर साहब आपको ऐसी दालों के लिए एडवाइस कर रहे हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल है, और क्यों हम नॉनवेज, चाहे चिकन हो, मटन हो, फिश हो, एग हो, क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इसी वजह से जितने भी हैवी प्रोटीन हैं वो मना कर दिए जाते हैं। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट सही तरीके से डाइट को फॉलो करता है और सही तरीके से किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट अपनाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ इंटरव्यूज़ देखें, आप सभी को समझ में आ जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर किस तरह से सभी किडनी फेलियर पेशेंट को मदद करती है, उनके क्रिएटिनिन को डाउन करने में, उनके यूरिया को डाउन करने में, उनके पोटेशियम को कंट्रोल करने में। के हैं, ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको जो आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस? एक तो गिरा पड़ा रहता था। अच्छा। अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है। थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई?
उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको? अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो नहीं, जाएगी? नहीं। ठीक है। इनकी जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी उसके पीछे जो रीज़न है वो ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है। इन्होंने शायद पेन किलर ज़्यादा खाए थे, ऐसे ड्रग्स लिए जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स लिए जिनकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही थी, इनको निमोनिया था। निमोनिया में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ से निकलते हैं, किडनी से या लीवर से। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा केमिकल बॉडी में होता है तो वो किडनी को अफेक्ट करता है। इसी वजह से इनका सडन रेस हुआ, इनका लेवल सडनली 10 तक टच किया था। मगर जैसे कि हॉस्पिटलाइज इन्होंने बताया कि हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो इनका लेवल जब आया, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो 6.2 तक था। और विद इन 20 डेज जहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, वहाँ से इनको हम अगले 20 दिन के अंदर 4.72 पर लेकर आए हैं। और बॉडी में एनर्जी, सारे ताकत, सारे सिम्टम्स सारे डिसअपीयर हो गए हैं। अब इसी 20 दिन के अंदर इतना फ़र्क है, तो आने वाले कुछ महीनों में इनके अंदर जो चेंजेस होंगे हम वो आपको भी आगे भी शो करते रहेंगे। ये जो रिपोर्ट्स आपने देखी इतनी सारी, ये इसलिए हो पाई क्योंकि हमने किडनी पे काम किया, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के किडनी यूरिया पोटेशियम को बॉडी से अच्छी तरीके से बाहर निकाला, तभी जाकर आपको इतने छोटे इंटरवल के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमें हमेशा जब किडनी फेलियर हो रही होती है तो अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हम किडनी फेलियर के लिए कैल्शियम खा रहे होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन ले रहे होते हैं, बीबी की मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, हम बाकी विटामिन मिनरल्स लेने शुरू करते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी किडनी को भूल जाते हैं कि किडनी को दिक्कत है, किडनी पे हमें काम करना है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, तो किडनी और यूरिया बाहर आना शुरू हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं हमारी मेडिसिन के अंदर, हमारी जो नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है उनके अंदर ये चीज़ों की कमी होती है, जिसकी वजह से मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके लेवल्स कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं, और वो कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए रेडी करना शुरू कर देता है, डायलिसिस एडवाइस कर देता है, कभी कभार हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है, हमने अब किडनी के बारे में सोचना है, किडनी की फंक्शनिंग के बारे में सोचना है, हमने सब कुछ किडनी के हिसाब से करना है। तो आपके माइंड में हमेशा किडनी होनी चाहिए कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो इससे मेरी किडनी पे क्या इंपैक्ट होगा, ये जो मेडिसिन खा रहा हूँ इसका मेरी किडनी पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या वो बेटर होगी, क्या वो पहले से बेटर फिल्टर करेगी। अगर ये सवाल आपके माइंड में आता रहता है तो आप हमेशा किडनी के बारे में सोचते हो। जब आप किडनी के बारे में सोचते हो तो किडनी आपको रिस्पॉन्ड करती है, किडनी अपने अंदर चेंजेस लाकर अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाकर आपकी किडनी को बॉडी से बाहर बेटर तरीके से निकालती है। और क्यों निकालती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। किडनी हमारी बॉडी में जो है उसके पास एक खूबी है, जैसे लीवर के पास खूबी है अपने आप को रीजनरेट करने की, किडनी के पास खूबी होती है अपने फंक्शंस को डबल कर लेने की। एग्जाम्पल देता हूं आपको, अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, उसके पास किडनी एक हो गई, दो में से एक हो गई, यानी किडनी का जो फंक्शन है वो 50% ड्रॉप हो गया, मगर उस पेशेंट के अंदर किडनी नहीं बढ़ता, यूरिया नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता। अब अपने आप से खुद सवाल करो ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को डबल तक ले जा सकती है, यानी अगर वो 50% है तो अपने 100% फंक्शंस को कर लेती है, मगर उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे एक सही माहौल की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पर उसको नुकसान ना हो रहा हो। तो मान लो अगर आपकी 70% किडनी खराब हो चुकी है, 30% किडनी की फंक्शनिंग आपकी बॉडी में रह गई है, आपके किडनी के लेवल 7 के आसपास है, जो हमें बताता है कि किडनी फेल हो रही है। तो पहला काम क्या करना है कि उसके नुकसान को रोकना है, यानी जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो आपका बीपी हो, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे वो आईजीए नेफ्रोपैथी, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी हो, तो पहली मार हमने उस चीज़ पे करनी है जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। एक बार ये नुकसान कंट्रोल में आ जाता है तो किडनी को फर्दर नुकसान नहीं होता, जो नुकसान हो चुका था वो हो चुका था, अब आगे नहीं बढ़ रहा। उसके बाद हमने किडनी को ऐसा माहौल बना के देना है कि 30% किडनी 60% का काम करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर 60% तक किडनी अपने फंक्शंस को ले जाएगी, आपका किडनी लेवल 7 से सीधा 2 या 3 पर आके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और आपकी बॉडी को कभी भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी किडनी खुद ब खुद काम कर रही है, खुद ब खुद किडनी को बाहर निकाल रही है, खुद ब खुद यूरिया को बाहर निकाल रही है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को समझना कि ऐसा क्यों और कैसे किया जाता है। समझ जाओगे तो कभी भी आप किडनी फेलियर से डरोगे नहीं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डरते हो आपका बीपी बढ़ता है, आपकी किडनी का और नुकसान होता है। तो ज़रूरी है नॉलेज का आना, और उस नॉलेज से कैसे उसे कंट्रोल करना है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए दालों के बारे में, हमें कौन सी दाल खानी होती है, कैसे खानी होती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से, किडनी फेलियर के डॉक्टर से आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आपसे चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।